आज ढकोसला बच चुका है। बहुजन के नाम पर बहुजनों का झुंझुना लेकर हम लोग घूम रहे हैं। जो लोग इस नाम पर आए थे कि भाई ये पार्टी दलितों की, पिछड़ों की, बहुजनों की है, आज बहुजनों की पार्टी की क्या हाल है? 5-5 करोड़, 3-3 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए का रेट है टिकट लेने के लिए। जो ग्राउंड पे काम करने वाला कोई पूछ नहीं है उसकी क्या है, कहां पर उदित राज जी आज कांग्रेस में, जिसको वो कुछ देर कैडर बोल रहे थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। अरे भाई तुम तो दोनों के पास हो जाए, सांपनाथ से मलाई खा ली, अब नागनाथ के पास हो। अभी नागनाथ ये बोल देगा कि कांग्रेस आते ही आपको एमपी लड़ाया जाएगा, तो फिर नागनाथ सांपनाथ की लड़ाई हम जैसे लोगों के लिए कोई जो है मेला लगा लेते हैं, कोई जो है तमाम तरीके से जो है समाज को संगठित करते हैं और फिर जो है किसी ना किसी पार्टी पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई है, हमारे हकों के लिए कौन बोल रहा है, हमारे अधिकारों के लिए कौन बोल रहा है? यूजीसी पर कहा है वो लोग ब्राह्मणवाद जो जिंदाबाद बोल रहे हैं। आप ये बताओ किसी पे एफआईआर हुई? किसी पे कोई एफआईआर नहीं हुई। लखनऊ में 100 एफआईआर हमारे लोगों पे कर दी गई। यूजीसी का समर्थन चल रहा है। आप ये बताइए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कैसे हो सकता है? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से जयकुश लाखन जी मेरे साथ मौजूद हैं। जयकुश जी इंडियन दलित फोरम के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही राष्ट्रीय झाड़ू मंच है जो लगातार शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ उठाता रहता है। मामला कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रीय झाड़ू मंच और इंडियन दलित फोरम लगातार शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे मामला गुजरात में प्रिंसिपल के मामले का हो, उत्तर प्रदेश ये दिल्ली में एडवोकेट सूरज का मामला हो, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहे हैं और उन पे विचार किया जा रहा है और कुछ समय में फैसला भी आ जाएगा। जयकुश जी, आप लगातार ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, रोड से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज उस तरीके से अपने आप को निर्माण नहीं कर पाया है, शासन सत्ता तक नहीं पहुंच पाया है, जबकि इसमें बहुत सारे लीडर हैं। अभी हाल ही में वामन मेश्राम ने पूरा नागपुर घेर दिया, कम से कम 50 से 60 हजार लोगों की स्ट्रेंथ थी। जब इतनी पावर है, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये समाज, ये जो पूरी सोसाइटी है जिसको 85% काशीराम जी भी बोलकर चली गई, वो 85% का जो है अब तो लोग 90 भी बोलते हैं। तो ये समाज उस तरीके से शासन सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है लेकिन सत्ता का मामला बिल्कुल अलग है। शासन सत्ता में आने के लिए आपको वोट चाहिए। आप अपनी जनसंख्या कितनी मर्जी काउंट कर सकते हो, मैं कहूँ आप 100% बोल दो, लेकिन आपके पास वोट नहीं है 1% भी, तो शासन सत्ता में नहीं आओगे। काशीराम साहब ने जो 85% का नारा दिया, 85% का नारा उन्होंने 85% में से मैं समझता हूँ कि 5, 7, 10, 20% जोड़े भी हैं। जब जोड़े हैं तो वो सत्ता की तरफ बढ़े हैं। 85%, 90% बोल देना और उनके लिए काम ना करना। 85% की सरकार काशीराम साहब के समय में और उसके बाद भी जब काशीराम साहब नहीं रहे तो पूर्ण बहुमत में आई, लेकिन 85% लोगों के लिए काम नहीं हुआ। 85% लोगों के लिए हकमारी हुई, 85% लोगों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ, कोई नहीं बोला। तो इसलिए जो ये लोग बहुजन समाज के निर्माण की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को, लोग तो तैयार होते हैं हमेशा, चाहे कोई भी आंदोलन उठा के देख लो आप, चाहे वो आंदोलन भी आपने कही, हम लोग हिसार केस आप भूल गए, उसके अंदर हम लोग हिसार केस भी लड़ रहे हैं माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता के अंदर। हम लोग हिसार केस, गणेश वाल्मीकि केस, वो भी हम लोग लड़ रहे हैं अभी 10 अप्रैल की तारीख भी उसके अंदर। सवाल इस बात का जो आपने पूछा कि बहुजन जो समाज क्यों निर्माण नहीं हो पा रहा, मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज जितने भी नेता है, जितने भी बड़े पैमाने पर नेता अपने आप को बन रहे हैं या बने घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी पार्टी बहुजन के नाम पे कौन सी थी? बीएसपी। आज बीएसपी की स्थिति क्या है? बीएसपी एक विधायक है मात्र पूरे देश में, उस कंडीशन में आ गई है। अन्य जो लोग दौड़ में संगठन चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, पार्टी की स्थिति क्या है? मैं समझता हूं बहुजन समाज के अंदर ही मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम नहीं तो सैकड़ों पार्टियां हुई, लेकिन वो सैकड़ों पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो वो बहुजन समाज के लिए काम नहीं करती है, फिर वो बहुजन समाज में से उनको बदबू आने स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूं ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उन बहुजन समाज के लोगों को बोलना चाहता हूं कि वो जहां पर भी हैं, मैंने चाहता एक मंच पर आए, एक मंच पे नहीं भी आ पा रहे, लेकिन अब जिस भी मंच पर हो वहां पर आपको ईमानदारी से काम करना होगा, आपको समाज की आवाज उठानी होगी। यूजीसी के मैटर पे आपने देखा बहन कुमारी मायावती का स्टैंड क्या था, एक दम से पक्ष में, एक दम से विरोध में, ये कोई आप स्टैंड ले पाओगे? बात तो वही है, 4 बार की मुख्यमंत्री फिर ईडब्ल्यूएस कोटे का भी समर्थन कर देती हैं और यूजीसी बिल का विरोध कर देती हैं। बिल्कुल, आप इस बात को समझिए कि मतलब दूसरे लोगों को वो खुश करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो अपर कास्ट है, जो जिसको सो कॉल्ड जनरल कास्ट बोला जा रहा है, उन लोगों को खुश करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अगर दलित सम्मेलन हो जाएंगे तो पूरे देश के अंदर कहेंगे ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, ये लोग जो है वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं आज ढकोसला बच चुका है। बहुजन के नाम पर बहुजनों का झुंझुना लेकर हम लोग घूम रहे हैं। तमाम समाज के लोग, तमाम जाति धर्म के लोग जो बहुजन समझ में आते हैं, वो हमेशा अपने वोट ईमानदारी देता है, लेकिन क्या ईमानदार लोगों ने
जो वोट दिया, क्या उनकी कदर की गई? आज किसी कदर है? आज उसकी कदर है। अगर आपके पास अभी 3 करोड़ रुपए हो तो आप जहां चाहो टिकट मिल जाएगी। 5 करोड़ रुपए हो, टिकट मिल जाएगी। हम जैसे लोग जो ग्राउंड पे काम करते रहेंगे वो मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका बैग भारी है, जिसका बस्ता भारी है, वो लोग किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं आराम से, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो आज जो लोग इस नाम पर आए थे कि भाई ये पार्टी दलितों की, पिछड़ों की, बहुजनों की है, आज बहुजनों की पार्टी की क्या हाल है? 5-5 करोड़, 3-3 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए का रेट है टिकट लेने के लिए। जो ग्राउंड पे काम करने वाला कोई पूछ नहीं है उसकी, वो ग्राउंड पे काम करने आते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे शाबाश, आप बहुजन समाज के शेर है। लेकिन शेर को जब बेलते कि भाई साहब आप संसद भेजो, क्या नहीं नहीं यार, वो 2 करोड़ रुपए है, टिकट है, बस्ता है, बैग है, बहन जी से मिलने के लिए बैग है, फिर वो बैग नजर आता है। तो इस तरीके से बहुजन समाज का भी निर्माण। ये तो रवैया सारी पार्टियों का है ना, अकेले बहन जी का भाई सारी पार्टियां तो पहले से ही हमारे नजर में दुश्मन है। जिस पार्टी को हम लोग बोल रहे थे कि हमारी पार्टी है, खून पसीने से सींच के पार्टी बनाई गई है, उस पार्टी के अंदर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं दिखा दूंगा, अभी आपको चुनाव आने वाले 27 के अंदर जो लोग ग्राउंड पे लगे पड़े हैं, आप वो रोते हुए दिखाई देंगे, वो किसी निद्रे लड़ते हुए दिखाई देंगे, कि किसी अन्य पार्टी भागेंगे। क्यों भाई? क्योंकि पता लगा कि कोई पैरासूट से उतर के आ गया और पैरासूट से आगे उसको टिकट दे दी गई। जो ग्राउंड पे 5 साल, 10 साल, 20 साल से इस बहुजन मिशन को बढ़ा रहा था, उसको टिकट नहीं दी जाएगी। ये कंडीशन है बहुजन समाज की। तो जब ऐसी सोच, ऐसे विचार अगर हमारे होंगे, तो भाई नेता नहीं दलाल पैदा होंगे। तो नेता पैदा नहीं हो रहे, दलाल पैदा हो रहे। अच्छा, फिर बाबा साहब के वो जो स्लोगन का क्या है, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संगठित होना, तो शिक्षित तो सारे हो गए, संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तमाम लोग हैं। जितने संगठन है, अगर उनके उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर सड़कों पर उतर जाए तो मेरे ख्याल से पूरा भारत जाम हो जाएगा। नहीं, आप इस बात को समझिए, शिक्षित बनो, बन लिए, करना क्या है? शिक्षित बन के संगठन बनाना है। संगठन का करना है, संघर्ष करना है। अब हम शिक्षित होने के बाद जो संगठन बना, मैंने बताया ना, जो संगठन बने, उन संगठनों ने क्या किया? उदित राज जी को क्या बोला कि भाई ये बहुजन लीडर बोला, स्टार्ट किया। बहुजन लीडर जी ने क्या किया? वो अपनी पूरी पार्टी खत्म करके और बीजेपी से एक टिकट के लिए जो है बीजेपी चले गए। उससे पहले बीजेपी बहुत बड़ी दुश्मन थी। उससे पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो थी कंधे पे हाथ रखकर कि हमारे आदरणीय है। जैसे टिकट कटी तो वैसी वो जो बीजेपी थी, वो बीजेपी इतनी खराब पार्टी हो गई, अब उन्हें कांग्रेस लग रही है। लेकिन लाखन जी, अगर आप देखेंगे उनका लोकसभा का जो जितना भी समय रहा लाखन जी, उस पूरे समय में वो लगातार जो है आवाज उठाते रहे थे। चंद्रशेखर के मामले को भी उन्होंने, जो आज चंद्रशेखर इतने बड़े नेता बने, आज सांसद भी हैं वो, तो उनके मामले को भी उन्होंने उठाया था संसद में। एक जज ने टिप्पणी कर दी थी जातिवाद पे लेकर, उसके मतलब तमाम वो लगातार बोलते रहे। वो तो खाली उदित राज जी नहीं, हम जैसे लोग तमाम बोल रहे थे। आपकी डिग्निटी क्या है? आप इस समाज को लीड कर रहे हैं, और वो समाज को लीड, जिस समाज के साथ आपने पार्टी से समझौता नहीं किया, आपने अपनी पार्टी खत्म की है। काशीराम साहब ने पार्टी का बराबर बनाकर समझौता किया, सत्ता में आए, बीजेपी साथ मिला तो खुद सत्ता में आए हैं। वहां पर ऐसा नहीं हुआ है, वहां पर उल्टा हुआ है। वहां पर उसने कहा कि माई बाप, मैं अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा, बस मुझे एक बार एमपी बना के भेज दूं। उसने कहा चलो यार भेज दो, इसे करेंगे, देखिए क्या करते हैं। क्या है, कहां पर उदित राज जी आज कांग्रेस में, जिसको वो कुछ कैडर बोल रहे थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अरे भाई, तुम तो दोनों के पास हुए, सांपनाथ से मलाई खा ली, अब नागनाथ के पास हो। अभी नागनाथ ये बोल देगा कि कांग्रेस आते ही आपको एमपी लड़ाया जाएगा, तो फिर नागनाथ सांपनाथ की लड़ाई हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों को दिखाया जा रहा है एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और खुद सांपनाथ नागनाथ के बिल में घुस के मलाई खा रहे हो। ये गुमराह करना अब समाज जाग चुका है। हम जैसे लोग लगातार सड़कों पर है, रोड पर भी है, कोर्ट पे भी है। तो ऐसे लोगों की दुकानें लगभग बंद हो चुकी है। आने वाले समय के अंदर समाज करवट ले रहा है, और समाज जाग रहा है। क्या करवट ले रहा है, वही जानना चाहूंगा। करवट आप ये ले रहा है, आप ये देख के ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। आज तमाम लोग, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे उदित, जो समाज के लिए काम करेगा, जो समाज के लिए खड़ा रहेगा ईमानदारी के साथ, यह समाज आने वाले समय में उसके साथ खड़ा हुआ। अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है कि आप समाज को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद आप देख दो। आज हो क्या रहा है, तमाम जितने भी नेता बने घूम रहे हैं, वो नेता बनते हैं, नेता बन के भीड़ इकट्ठी करते हैं। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो बुलाते किसको? बीजेपी के नेता को, कांग्रेस के राहुल गांधी को। और क्या करेंगे, देखना जी मेरे पास इतनी भीड़ है, इसका काम चल जाएगा इतनी भीड़ से। नहीं, इतनी भीड़ तो कम है, एमपी तो नहीं। हाँ, तुझे जो है हम विधायक लड़ा सकते हैं, हमारे लोग विधायक लड़ते हैं। देख लो, कोई जो है मेला लगा लेते हैं, कोई जो है तमाम तरीके से जो है समाज को संगठित करते हैं, और फिर जो है किसी न किसी पार्टी पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई है, हमारे हकों के लिए कौन बोल रहा है, हमारे अधिकारों के लिए कौन बोल रहा है? यूजीसी पर कहां है वो लोग? यूजीसी पर इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी हकमारी हो रही है, कौन सी पार्टी बोल रही है? सारी पार्टी चुप है। विकास जी, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं कि अगर आज ये बीजेपी भारत सरकार की घोषणा कर देना, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी,
कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं देश की सारी पार्टियां, सारी पार्टी हिंदू राष्ट्र समर्थन में अपने आप को संघ कर देंगी, हम भी तैयार हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति वो सवाल भाई वोटों का खेल है क्या? वोटों का खेल है। सिर्फ वोटों के खेल की वजह से लास्ट पायदान के व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना कोई नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, वोट की राजनीति। सबकी बात करो, सबकी बात करो, सब हमारी बात कर रहे हैं, सब हमारी बात कर रहे हैं। हमारी बात आते ही तो मीडिया खामोश हो जाता है, उन्हीं का मीडिया, उसके अंदर हमारी कोई बात नहीं आती। सबकी बात आएगी तो सबके साथ हम लोग लग जाएंगे। दामनी कांडो तो मीडिया पूरा दिखाएगा, अन्य कांडो तो पूरे देश के अंदर बवाल मच जाएगा। दलितों की बहन बेटी की इज्जत लूटे, घर टूट रहे, मकान टूट रहे हो, तो कोई मीडिया सामने नहीं आएगी। मतलब हम सबके लिए, हमारे लिए कोई ना हो, ऐसा दोहरा रवैया चलने वाला नहीं है। दलित कम्युनिटी से लेकर बहुजन कम्युनिटी के लोग, तमाम जाति धर्म के लोग अपने अपने लोगों को जगाकर, संगठित कर कर और इस ताकत को दिखाने नेताओं का ये रवैया है। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में ब्राह्मण जब बात जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? मैं इसको देखता हूं कि ब्राह्मणवाद जो जिंदाबाद बोल रहे हैं, आप ये बताओ किसी पे एफआईआर हुई? किसी पे कोई एफआईआर नहीं हुई। लखनऊ में 100 एफआईआर हमारे लोगों पे कर दी गई, यूजीसी का समर्थन चल रहा है। आप ये बताइए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कैसे हो सकता है? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नहीं हो सकता। इस देश के अंदर जहां पे उच्च नीच व्यवस्था बनती हो, ब्राह्मणवाद के अंदर शूद्रों की स्थिति क्या है? अगर ब्राह्मणवाद आएगा तो क्या होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में शूद्र किस लिए? मात्र 3 वर्ण की सेवा करने के लिए। और मजे की बात, दलित तो गिनती में नहीं है, दलित तो उनके 4 वर्ण से बाहर है। हम तो वर्ण भाई लोग हैं, तो दलित तो गिनती में भी नहीं है, दलित की परछाई से जड़ेंगे। तो ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। मानसिकता क्या है जो जिस तरीके का जो मामला पूरा दिखाया जा रहा है अभी? ये मानसिकता ये है कि सो कॉल्ड जनरल कास्ट के लोग वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग 5000 साल से राज करते आ रहे हैं, हम लोग इस देश के अंदर शासन सत्ता में रहे हैं, और तुम जो दलित है, जो बहुजन अपने को बोल रहे हो, तुम्हें इतनी अकल आ गई, तुम इतने आगे बढ़ोगे, हमारे से कंपटीशन करोगे, हमारी बात को घेरोगे। देखो हमने तुम्हारा यूजीसी 1 मिनट में रुकवा दिया, 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, 1 मिनट में सरकार ने स्टैंड ले लिया। आप ये सोचिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई सड़क पे उतरा था? कोई आरक्षण सड़क पे उतरा था क्या? जाट कम्युनिटी हमारी पूरी सड़कों पे रही। 2016 के अंदर आंदोलन हुआ आरक्षण देने के लिए, क्या आरक्षण मिला? उतने बड़े पैमाने पर मिला जितने मंडल आयोग हुआ, कमीशन लागू हुआ, कितने लोग, हमारे काशीराम साहब का सर खुद फूटा, क्या मिला? रोड पर उतरना पड़ा जब इतना षड्यंत्र करके तमाम लोगों को, जब 52% को 27% मिला। और ईडब्ल्यूएस के अंदर जिनकी मात्र संख्या 3, 4, 5% के आसपास हो, वो 10% ईडब्ल्यूएस ले जाते हैं। और आज वो ईडब्ल्यूएस लेने के बाद हमें क्या बोलते हैं? हम तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तुम तो एनएफएस हो, तुम तो नॉट फॉर सुटेबल हो, तुम तो आ नहीं सकते। ये नया वर्ड निकाल दिया। जैसे ईडब्ल्यूएस आया, 3 वर्ड उन्होंने निकाल दिए कि हम तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में होने के बावजूद भी अपनी तरक्की जो दिखा रहे हैं, और तुम तो भैया तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद तुम तो नॉट फॉर सुटेबल हो। ये लोग प्लानिंग कर कर, षड्यंत्र कर कर, उसी ब्राह्मणवाद की वजह से सब चीज आ रही है। कौन है इसके पीछे? संघ बीजेपी। जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे, अब मैं बता दूं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, लोगों को द्वारा बताए जाते हैं कि अगर संघ का जो प्रदेश अध्यक्ष है, संघ के जो लोग हैं, अगर वो पर्ची में साइन करेगा ना जिस व्यक्ति के लिए, वो प्रोफेसर नियुक्त होगा। वहां पर जाति देखकर इंटरव्यू चल रहे हैं, जाति देखकर नंबर दिए जा रहे हैं। ये तो बहुत सारी रिपोर्टें भारत सरकार की खुद की कमेटी रिपोर्ट करती है। अब तो मोहन भागवत जी भी यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं सर। मोहन भागवत जी ने कभी यूजीसी समर्थन नहीं किया। खबरें आती रहेंगी। उनको जब लगता है कि बड़े पैमाने पर विरोध हो गया, उनको लगा था यूजीसी के मैटर पे जो ना विश्वविद्यालय के अंदर विरोध होगा, ये विरोध गांव देहात के अंदर नहीं पहुंचेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि सोशल मीडिया और हम जैसे लोग ग्राउंड पे जो लगातार लगे पड़े थे, उन्होंने जो, जिसका यूजीसी से कोई लेना देना नहीं, जिसके बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, जिसका परिवार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया आज तक भी, उनके षड्यंत्र के तहत, लेकिन वो लोग को, हम लोगों ने उनको आंदोलन सिखा दिया कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए वो लोग रोड पर है। तो मोहन भागवत जी इसलिए घबरा गए कि जिसको हम हिंदू बना रहे थे, यार वो भी समझ गए यूजीसी के बारे में, इसलिए बोलना पड़ा हम समर्थन में है। वरना आप देख रहे हैं जो हिंदू विराट हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, विराट हिंदू सम्मेलन के अंदर अगर 100 कुर्सी है तो 10 कुर्सी भरी जा रही है, 90 कुर्सी खाली है। 10 कुर्सी कौन सी? वही 90-10 का डिफरेंस आ गया। जनरल कास्ट पहुंच रहा है, SC ST OBC घर बैठ गया। तो विराट हिंदू सम्मेलन फेल हो रहे हैं, इसलिए मोहन भागवत जी को जो है समर्थन देना पड़ा। अगर हिंदू सम्मेलन पास हो जाते तो कोई मोहन भागवत पीडीए क्या करेंगे? अखिलेश यादव का तो कोई स्टैंड ही नहीं है भाई। अखिलेश यादव जी देखो राजनीतिक स्टंट है, कोई पीडीए बनाता है, कोई यूपीए बनाता है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उन्होंने बनाया, लेकिन यूजीसी पे खामोशी है। आप समझिए ना, मायावती जी का स्टैंड तो क्लियर है ना। आप इस बात को समझिए कि मैंने कहा ना आपसे कि जितनी पार्टियां हैं, ये पार्टियां वोट बैंक का खेल खेल रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये यूजीसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है?
क्योंकि इन्हें पता है 27 में इलेक्शन है। आज जैसे यूजीसी पे पक्ष में बोले तो ब्राह्मण नाराज, विपक्ष में बोले तो वो पीडीए में से जो है वो पिछड़ा निकल जाएगा, दलित निकल जाएगा, अल्पसंख्यक निकल जाएगा, तो पीडीए का झुंझुना बच जाएगा। तो इसलिए खामोश है, क्योंकि ये लोग सिर्फ मजबूरी है इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। मेरा सामान, लेकिन शंकराचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के पास वोट है, शंकराचार्य जिसको बोलेंगे कि इस बार वोट यहां डालेगा तो शंकराचार्य के लोग वोट वहां डालेंगे, इसलिए शंकराचार्य के पैरों जगह गिरते हैं। तो मतलब राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा यूजीसी, या राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा या बहुजन मूवमेंट? देखिए, राजनीति की भेंट तो यूजीसी चढ़ चुका है। आप इस बात को समझिए कि जब सरकार बिल लेकर आई, स्वर्ण समाज रोड पर उतरा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार के जो वकील थे वो खामोश रहे, तो ऑटोमेटिकली राजनीतिक रंग दे दिया गया। सरकार अपने स्टैंड पे खड़ी नहीं रह पाई। समझ रहे, राजनीति कहां से स्टार्ट हुई? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग विरोध करने पहुंचे तो सरकार के सरकारी वकील आंख बंद करके, हाथ पीछे करके चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कोई, जब तुम बिल लेकर आ रहे हो समाज के लिए, लोगों के समर्थन के लिए, तो अपने बिल के लिए अपने बिल पे स्टैंड पे रहो ना, उसके लिए तरफदारी करो। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो राजनीति वहां से स्टार्ट हुई। 2027 में चुनाव है, आप ये देखिए मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, दलितों को, पिछड़ों को खुश करने के लिए यूजीसी लाया जा रहा है, लेकिन दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तमाम तरीके से इनके षड्यंत्र को अब जाग चुका है, पहचान चुका है। जब तो घेराव चल रहा है, आज बड़े पैमाने पर मैं समझ रहा हूं कि समाज करवट ले रहा है। आज सारे हथकंडे संघ के, बीजेपी के फेल हो चुके हैं। अब मजबूरी है दलितों को, पिछड़ों को उनको अधिकार देना ही पड़ेगा। हम छीन लेंगे, अब मांगने की जरूरत नहीं है, छीन लेंगे हम, पूरी तैयारी में हम लोग जी। इंडियन दलित फोरम और जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच है लगातार वो आवाज उठा रहा है यूजीसी को लेकर। आप लोग कोर्ट में भी जाने वाले, 19 मार्च को फिर क्या होने वाला है? देखिए, हम आपको बता दें, कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने वाली? बिल्कुल बता दें। हमने बताया कि 10% के लोग सड़क पर उतरे, चंद लोग कोर्ट पहुंचे, रुकवा दिया। हम लोगों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया, इंडियन दलित फोरम के बैनर तले, संजीव साहब की अध्यक्षता में बड़े पैमाने प्रोटेस्ट सफल रहा हमारा, बड़े संख्या में लोग पहुंचे। अब 19 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है हम इसको बहाल करा के लाएंगे। हम तमाम मुद्दों पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, चाहे हाई कोर्ट के अंदर हो, चाहे रोड पर हो, हम तमाम मुद्दों के ऊपर अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि यूजीसी के मामले में यूजीसी को वापस आना पड़ेगा, जो रुकवा है। ये चैलेंज आपके टीवी पर, आप रिकॉर्ड कर ले हमारी बात को, यूजीसी दोबारा बहाल होगा, चैलेंज है। तो दोस्तों, ये जयकुश लाखन जी थे, लगातार अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, और आपने देखा भी होगा तमाम मूवमेंट और ऐसी जगह पर ये चले जाते हैं जहां शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अभी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार इस वंचित वर्ग की आवाज को रोड से लेकर कोर्ट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।